हमारे निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय भाई श्री शाह सिंह धनगर जी और आज के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पूरे सदन की तरफ से। आदरणीय भाई श्री दिलीप चौधरी, मंचासीन इस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय भाई श्री सूरजपाल सिंह कश्यप, निवर्तमान महामंत्री, प्रधान महामंत्री, मुख्य महामंत्री आदरणीय भाई श्री अतुल सिंह पाल जी, जिन्होंने कृपा करके अपना पद मुझे देने की कृपा की है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और अभी मुझसे पहले जो वक्ता महोदय बोल रहे थे, बहुत ही जोरदार वक्ता, और जैसा नाम उसी तरह से उनके काम आदरणीय श्री खादिम अब्बास जी। मंच के सामने बैठे हुए सभी सम्मानित प्रतिष्ठित जन और एकमात्र महिला जो मैं देख रहा हूं, फर्रुखाबाद से आई हुई प्रिय बेटी रश्मि गौतम जी, मित्रों, मैं क्षमा के साथ आपके सम्मुख अपनी बात रखना चाहता हूं कि आज मैं कोई लंबी वार्ता नहीं कर पाऊंगा। मैं अभी अपनी बीमारी से उबर रहा हूं, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया हूं, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बैठक थी जिसकी वजह से मैं और मेरे साथी इसमें सम्मिलित हुए हैं। आज एक ऐतिहासिक दिन है मेरे जीवन में। मेरे जीवन के साथ में भी एक नया अध्याय जुड़ा है आज से। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो इतिहास जुड़ा है कि आने वाले दिनों में इनमें और अच्छे स्वर्णिम प्रश्न जोड़े जा सके आप सबके सहयोग से। मैं कुछ सैद्धांतिक बातें आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। हमारे इस देश के निर्माताओं ने कभी शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि आजादी के 76 वर्ष पूरे होने के लगभग आ रहे हैं, इतने अवकाश, इतने समय के बाद में भी इस देश में कोई आवश्यकता रह जाएगी कि जब शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। सोचा था कि आजादी के साथ ये सारी कठिनाइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। सोचा ये गया था कि अंग्रेजों ने आकर इस देश को लूटा है, हमें गुलाम बनाया है, हमारे इस देश की धन संपदा को लूटा है और आजादी के साथ हमें हमारा पुराना वैभव वापस मिल जाएगा। लेकिन मित्रों, ऐसा हो नहीं सका। लेकिन मित्रों, यह भी सही बात है कि आजादी के बाद में जो शासन आए, कांग्रेस ने काफी दिनों तक शासन किया इस देश में, और जब जनता को लगा कांग्रेस ठीक से काम नहीं कर पा रही है, उसके बाद में जनता पार्टी का शासन आया, उसके बाद में जनता दल का शासन आया। एक साल के लिए इंद्र कुमार गुजराल और आदरणीय हमारे कर्नाटक के देवेगौड़ा जी, उन्होंने भी इस देश में शासन किया।
बीच में अटल जी का शासन आया तो लगा कि शायद कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन बहुत दिन तक हमारे बीच में नहीं रहे। आदरणीय मनमोहन सिंह के समय में निश्चित रूप से कुछ अच्छा प्रयास हुआ। वो पहला ऐसा समय था, पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर देश में किसानों का कर्जा माफ किया गया। लेकिन मनमोहन सिंह के खिलाफ इतना खूब प्रचार हुआ, उस समय माना गया कि इनके जमाने में लूट पड़ी हुई है, देश की संपदा लूटी जा रही है। पता नहीं कौन कौन से घोटाले उनके ऊपर लाद दिए गए, कोयला घोटाला, सूजी घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, जीजाजी घोटाला, तमाम ऐसे घोटाले जो घोटाले एक भी अदालत में स्टैंड नहीं कर पाए। और मनमोहन सिंह के शख्सियत पर कोई भी एक भी लकीर नहीं खींच पाया। लेकिन निश्चित रूप से जनता को भरमाने में, जनता को फुसलाने में, जनता को भटकाने में भारतीय जनता पार्टी के विशेष लोग पटु है, जिन्होंने एक अच्छा वातावरण बना करके एक ऐसी सत्ता के हाथ में आज देश चला गया है, लगता नहीं है कि हम सहज रोग में से मुक्त हो पाएंगे। एक ऐसा शख्स जिस देश का प्रधानमंत्री है जो कहता है मैं पिछड़े वर्ग का हूं, और मेरे रहते हुए पिछड़े वर्ग के अधिकार पर कोई ढाका नहीं डाल पाया। लेकिन पिछड़े वर्ग के हितों पर जितनी डकैती इन 9 वर्ष में पड़ी है नरेंद्र मोदी के जमाने में, आज तक कभी भी पिछड़े वर्ग के हितों पर इतनी डकैती नहीं पड़ी। इनके जमाने में 12-12, 13-13 स्टेट में या तो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी के द्वारा सत्ता रही है, लेकिन एक भी प्रदेश में, किसी भी एक भी प्रदेश में पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। आरक्षण को सबसे बड़ा कुठाराघात हुआ है नरेंद्र मोदी जी के जमाने में हुआ है। ये व्यक्ति जो कहता वो कभी करता नहीं है। इतना फितरती, इतना झूठ बोलने वाला व्यक्ति आज तक भारतीय राजनीति में शायद आया नहीं होगा। ये कहता हम आएंगे किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे। किसकी इनकम दुगनी हो गई? 2022 वर्ष को निकल चुका है। ये कहता हम आएंगे तो हर घर में 15-15 लाख रुपए हम भेज देंगे, किसी के 15 पैसे भी नहीं मिले आज। ये कहता था हम आएंगे 100 स्मार्ट सिटी हम बनवा देंगे इस देश में। एक भी स्मार्ट सिटी पूरे देश में तब से बन नहीं पाई। एक भी कोई ऐसी संस्था इस देश में निर्मित नहीं हो पाई जो विश्व स्तर की हो। एक भी एम्स नहीं है, एक भी IIM नहीं ऐसा स्थापित कर पाए, एक भी इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस ऑफ बंगलौर की तरह से कोई इंस्टीट्यूशन नहीं खड़ा कर पाए। लेकिन भाषण इस तरह से देते हैं जैसे कि जो कुछ हुआ इनके आने के बाद। ये कहते थे कि नेहरू परिवार, गांधी परिवार तो अपनी प्रतिष्ठा का भूखा है, अपनी यश का भूखा है, और आए थे तो कहा था कि हम आएंगे तो सरदार पटेल की बहुत ऊंची प्रतिमा बनवाएंगे। ठीक है, पूरे देश से दुआ इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने देश की सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापित करा दी। लेकिन उन्हीं सरदार पटेल के नाम से अहमदाबाद में जो क्रिकेट स्टेडियम था, रातों रात उसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। अरे ये शख्स ऐसा, इसे पहचानने की आवश्यकता इस व्यक्ति ने, जिसकी वजह से गुजरात का मुख्यमंत्री रह पाया आदरणीय अडवाणी जी। उसी आदमी को धक्का देकर किसने कुर्सी हथियाई। आज अडवाणी जी जब नमस्कार भी करते हैं तो मोदी नमस्कार स्वीकार नहीं करता है। अगर उस समय मोदी जी अटल जी के रास्ते में खड़े न हो जाते तो 2002 में इनको सत्ता से बेदखल होना पड़ता। लेकिन जो उन्हें बचाता उसी को खा जाता है। मित्रों, इसे पहचान न पाए तो लड़ाई नहीं लड़ सकते। हम शोषित की बात करते हैं, हम वंचितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। शायद आपको नहीं मालूम है, आप कभी नहीं विचार करते हैं। अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में है तो पिछड़ों और दलितों की बदौलत है। आज पिछड़ों का बड़ा भाग, दलितों का बड़ा भाग मोदी को वोट देता है, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये इमरजेंसी से भी ज्यादा खराब स्थिति है। इमरजेंसी में भी इस तरह से मीडिया पर कब्जा नहीं किया गया था। आज एक भी ऐसा अखबार नहीं है, एक भी ऐसा चैनल नहीं है जो मोदी के बिना मर्जी के कुछ लिख दे या कुछ सुना सके।
तो मित्रों बताओ मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो ये स्थिति हमें पहचानना पड़ेगा। ये लड़ाई उस लड़ाई से ज्यादा कठिन है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें क्रांतिकारी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। आज मित्रों नए क्रांतिवीरों की भर्ती होने का समय है। आज नए बलिदानियों की, आज नए ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो इस समाज के लिए, जिस समाज की हम बात करते हैं, ये समाज साथियों से पूछिए ये आखिर क्यों दलित समाज हो गया, ये कैसे आदिवासी बन गए, ये कैसे पिछड़े हो गए। मित्रों ये दलित और आदिवासी और पिछड़े हुए हैं इस देश के मूलवासी। ये तो बाहर से आए थे आज से 4000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले या 2000 वर्ष पहले। कभी आर्यों के नाम पर आए इस देश में, कभी शक्तिशाली और हुड़ों के नाम पर आए, कभी तोड़फोड़ों के नाम पर आए। उनमें बहुत से लोग इस देश में आए और इसी देश के हो गए, भारतवासी हो गए। हमारे मुसलमान भाई बाद में आए। उस समय तक इस्लाम धर्म काफी फल फूल गया था। उनका अपना एक सिद्धांत था। बुत परस्ती के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया अरब से, और बुत परस्ती हमारे देश में महात्मा बुद्ध के जमाने से है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मंदिर में बैठा हुआ कोई भी जो वहां पर कृपा लगी हुई भगवान की कृपा नहीं है। ये धंधेबाजों ने कृपा लगाई अपना धंधा करके। हमें तो लगता है कि बौद्ध दर्शन इस्लाम में कोई विशेषता नहीं है, लेकिन आज हिंदू को मुसलमान से लड़ा करके हिंदू के नाम पर जिसमें पिछड़े और दलित भी शामिल है, ऐसे आदमी को हम सत्ता दे देते हैं। उसमें हमारे कुछ मुसलमान में भी भटकते हैं। पहले मुसलमानों से हिंदुओं को लड़ाया जा रहा था और मणिपुर 3.5 महीने से चल रहा है, वहां ईसाइयों के खिलाफ हिंदुओं को लड़ा दिया गया। मैं अपनी बात को भूल गया। मैं कह रहा था कि शायद मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। मित्रों ये कुछ बातें जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। मैं 78 वर्ष की उम्र में आपके सामने खड़ा होकर जल्दी बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र नहीं है कि मैं किसी संगठन का महामंत्री या प्रधान महामंत्री बनकर के देश की बड़ी सेवा करता हूँ। मैं केवल मार्गदर्शन कर सकता हूँ। बड़ी कृपा है जो आपने मुझे महामंत्री का पद दे दिया। शायद इसलिए दे दिया होगा कि मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज का कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में लोग समझ रहे हैं। शायद इसलिए आपने मुझे बनाया। लेकिन आवश्यकता मेरी नहीं, आवश्यकता यहां बैठे हुए लोगों की। और बहुजनों में आपसे कहना चाहता हूं, अरे बहुजनों यदि आज भी ना जागे कि अगर आप वो आपकी दास्तां भी न रहेगी, दास्तानों में आपकी कोई दास्तां कई दास्तानों में दिखाई। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, रामधारी सिंहकर तो क्षत्रिय जात में पैदा हुए थे, हमारे राष्ट्रीय कवि थे, लेकिन आम आदमी के कवि थे। उन्होंने एक कविता में लिखा है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ध्यान। ये युद्ध है, ये चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है, अभी शेष है, अशेष नहीं हुआ है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ध्यान, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। आज भी जो तटस्थ है चुपचाप बैठे हुए हैं, सोचते हैं अगर हम आगे बढ़ेंगे हमारा पता नहीं क्या होगा, हमारी संतान का क्या होगा। अगर आप भी न जगे तो निश्चित रूप से आपकी संतानों का जो है हमेशा अंधकार में होगा, दुनिया में कुछ बचा नहीं सकता। इसलिए हम अपने अपने स्वार्थों से ऊपर उठे, संगठित हो, संघर्ष करें और सत्ता के केंद्रों पर कब्जा करें। यही तो कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अरे वो दलता वो पिछड़ो, उठो, अपनी जगह से शिक्षित बनो, संगठित बनो और सत्ता के केंद्रों पे कब्जा करो। जब तक सत्ता के केंद्रों पे कब्जा नहीं होगा तब तक। इसलिए मित्रों मैं आपसे भी लिया बात या अगर आपको लगता मेरी बात में कोई सच्चाई, मैंने इतिहास की कुछ बातें आपके सामने पहुंची, इस पर आप चिंतन करिए, आप पढ़िए जितना पढ़ सके, बहुत दर्शन पढ़िए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़िए। अरे जिन्होंने अपने 4 बच्चों की आहुति दे दी थी, भूख से दवाई के अभाव में वो मरते रहे और वो विदेशों में जाकर के वो हल खोजते रहे कि आखिर यहाँ पर इस हिंदुत्व के अंदर इन हिंदुओं में इतना बड़ा भेदभाव क्यों है।
तब उन्होंने पता लगा पाया हिंदुओं में भेदभाव की अगर कोई जड़ है तो बदकिस्मत है। तो लौट के 1990 में से चलाया था। महाराज नहीं पढ़ोगे, जगोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, चिंतन नहीं करोगे तो आगे बढ़ने कभी भूख नहीं पैदा। पढ़ने की बहुत बढ़िया लगी। मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, दलकों में पढ़ने का बहुत बड़ा, इसलिए मैं मित्रों आपसे कहना चाहता हूँ, पढ़िए, संगठित बनिए, छोटे छोटे भेदभाव छोड़ दीजिए। और अगर आप पार्टी के रूप में संगठित होना चाहते हैं, एक बात कहना चाहता हूँ, कभी आपका कोई मित्र आपकी बिरादरी देखे तो आप लपक के मिलने, दूसरा मिले तो आप नमस्ते भी न करें। पार्टी चलेगी नहीं। पार्टी तब चलेगी जाति संप्रदाय से परे हटकर पार्टी के प्रत्येक छोटे छोटे गरीब से गरीब घर में पैदा हुए का नेता वो कर पाएगा। नेता शब्द नहीं होगा। नेता सुभाष चंद्र बोस का नाम, पंडित सुभाष चंद्र बोस का। अरे नेता होता है वो जब उसे मालूम होता हमारा कोई कार्यकर्ता पीड़ित है, उसके घर में बीमारी है, उसके घर में अभाव है, पैसे का अभाव, इलाज नहीं करा पा रहा, बिटिया की शादी नहीं हो पा रही, बिटिया के हाथ पीले नहीं हो पा रहे, वो परेशान है। और नेता घर में आराम से सोता है, नेता नहीं हो सकता। जो नेता अपने कार्यकर्ता की पीड़ा से पीड़ित होगा वही सच्चा नेता होगा। सच्चे नेता की कई पहचान। और अगर इस राष्ट्रीय शोषित समाज दल को एक सूत्र में आगे बढ़ना है तो ये सारी बातों को बुलाकर के वो कोई भी हो, किसी भी जात कौम संप्रदाय में पैदा हुआ हो, सबको गले से लगाना पड़ेगा। और अपनी आराम की जगह से आपको निकलना पड़ेगा, आपको खेत खलिहान में जाना पड़ेगा, आप अंधेरी गलियों में घूमना पड़ेगा, कीचड़ में अपने पैरों को आपको फेरना पड़ेगा। गरीब माता और बहन की उसकी आत्म पुकार सुनना पड़ेगा। अरे देखो, एक नौजवान ने चमत्कार कर दिया कुछ दिनों में, जिसे पप्पू बना दिया गया। लाखों करोड़ों रुपया उसे पप्पू बनाने में लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। उसने संकल्प लिया कि हम कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर कश्मीर तक की यात्रा करेंगे। भयंकर ठंड में भी जो आधे आस्तीन की शर्ट पहन करके और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर 42-43 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में भारत जोड़ो यात्रा उसने करके दिखा दिया। वो जीवन कितनी जीवन का व्यक्ति है। आज नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में अगर किसी से उड़ाता है उसका नाम है राहुल गांधी। अरे आप